हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 1 में खूब एंजॉय किए। आज करेंगे लेक्चर नंबर 2। तैयार हो ना? हम सब अब क्या है, योद्धा। जीतने की कसम खाई है हम लोगों ने। जीत तो हमारी ही होगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ बात समझ लेते हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर इंडिया का बेस्ट है। किस मायने में? न्यूमेरिकल्स को जल्दी जल्दी बनाने के मायने में। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है उस कोर्स का एक ही लक्ष्य है, ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, बस यही गोल है हमारा, और ये तो हम करके रहेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे, बिना कॉपी पेन का नहीं बैठोगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये बेसिकली सीखेंगे वर्क डन बाय वेरियस रियल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। तो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा हुआ है कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इस बात को हम लोग ठीक से समझेंगे। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कैसे वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा निकाला जाएगा। दो सिचुएशन हम लोगों ने लिया है। एक सिचुएशन है जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, और दूसरा सिचुएशन है जब बॉडी को नीचे फेंकेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर शुरू में इनिशियल हो गया, यहां इनिशियल यहां है और फाइनल यहां पर, और बॉडी का ऐसे नीचे से जब ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डी, और ये हाइट को एच मान लेते हैं, एच। तो mg किधर लगेगा? mg ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? सबको पता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा। नहीं, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। यानी mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर है। दोनों के बीच में कितना एंगल है अलग से समझाता हूं मैं। ये है बॉडी, इस पर फोर्स लगा नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? ऊपर हो गया। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री, 180 का अंतर है, 180 का एंगल है। तो वर्क डन बाय mg जब हम करेंगे, ऐसे का मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय mg, तो क्या हो जाएगा? mg डॉट d हो जाएगा, यानी mg d cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान होता है -1 mg, और d के बदले h लिख दूं, h लिख देता हूं, और cos 180 बराबर -1, तो यहां वर्क डन कितना हो गया? यहां वर्क डन हो गया -mgh। कितना वर्क डन हो गया? -mgh। यानी नीचे से ऊपर जब बॉडी जाएगा तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा -mgh। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहां ग्रेविटी क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? अपोज करेगा। तो शुरू में बताए थे ना, जब फोर्स मोशन का अपोज करे तो वर्क डन निगेटिव होता है। तो सही है, निगेटिव होना चाहिए था वर्क डन, वही आया है। ठीक बात। अब उसमें देखते हैं, आप देखते हैं ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब। तो मान लेते हैं इनिशियल यहां था, इनिशियल यहां है और फाइनल यहां है। नीचे आया बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट इसका डी आएगा नीचे, और डी बराबर एच मान लेते हैं, और mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। इसका मतलब ये mg क्या करेगा? मोशन जिधर होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो मोशन हो रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी है नीचे, तो फोर्स क्या करेगा? मोशन का फेवर करेगा। तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा बिल्कुल। वर्क डन बाय mg, यहां होगा mg
डॉट डी, mg का मैग्नीट्यूड, d का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? नीचे लग रहा है mg, मोशन भी नीचे ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगा ना, दोनों एक तरफ है, mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। वेरी गुड। mg और d के बदले h मान लेता हूं, h सही रहता है ना, हाइट लिखने में ठीक रहेगा। mgh cos 0 बराबर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस mgh। यहां पर mg क्या कर रहा था, मोशन को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव आया। क्लियर है? जब mg मोशन को सपोर्ट करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। सीधा सीधी समझो ना, ऊपर से जब नीचे आएगा तो मोशन को सपोर्ट किया mg तो वर्क डन पॉजिटिव, और नीचे से जब ऊपर जाएगा मोशन को अपोज किया ग्रेविटी तो वर्क डन निगेटिव। और जब ना सपोर्ट और अपोज दोनों में से कुछ नहीं करे तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, mg नीचे है, अब मोशन मान लेते इधर है, तो जिधर मोशन होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बात पता है ना? बिल्कुल पता है। mg एक वेक्टर, इसलिए वेक्टर ले लेता हूं, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, यस 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, वर्क डन बाय mg कितना होगा, mg डॉट d, यानी mg d cos 90 डिग्री। अच्छा, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। जीरो क्यों होगा, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि mg जो है ना मोशन को सपोर्ट किया ना मोशन का अपोज किया, कुछ नहीं किया, मोशन हो रहा था इधर, mg लग रहा था इधर, इसीलिए वर्क डन भी कुछ नहीं हुआ। मजा आ रहा है? अब हम इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर फेंकेंगे। तक कैसे था, नीचे फेंक रहे थे, ऊपर फेंक रहे थे और ऐसे जा रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, अब फिर दो सिचुएशन ले रहे हैं। देखो यहां पर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल मान लेते हैं, यहां पर इनिशियल। अब फाइनल है, यहां है फाइनल। तो mg किधर लगेगा, क्लियर है, नीचे लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, इधर ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको d मान लेते हैं, ये होगा d, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये d है तो ये कितना होगा, d cos थीटा, पता है ना? नहीं पता है, सब पता है। अगर ये d है तो ये d cos थीटा होगा, और ये d sin थीटा होगा। अच्छा से पता है, हम लोग खूब मेहनत किए हुए हैं ना हम लोग। d cos थीटा d sin थीटा, नहीं जानते हो? अच्छा, d cos थीटा d sin थीटा नहीं जानते तो याद कर लो, फिलहाल बहुत बार बताया। इसको मैं फिलहाल मान लेता हूं h। तो mg इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, देख रहे हो ठीक से? दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहां अलग से बनाता हूं मैं। mg किधर है, इधर है, mg है इधर, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 90, ये वाला है 90, और ये वाला एंगल थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो वर्क डन बाय mg बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय mg बराबर हो जाएगा mg डॉट d, mg d cos डॉट प्रोडक्ट, cos क्या होगा, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा, यहां d हो गया, cos 90 प्लस थीटा पता है sin थीटा होता है। माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये माइनस sin थीटा होगा, यहां ले आए, ले आते हैं। अब देखो ये जो d sin थीटा है वो कितना के बराबर होगा, अच्छा h के बराबर, तो ये हो गया माइनस mgh। अच्छा, तिरछा भी फेंके, ऊंचाई h गया, तो वर्क डन बाय mg बराबर माइनस mgh ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है,
क्योंकि पहले ही बताए थे शुरू फर्स्ट लेक्चर में कि जिधर फोर्स होगा ना उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी कौन सा होगा? वर्टिकल वाला ना, यानी ये वाला लेना है। ये वाला कितना है? यानी इस डायरेक्शन में mg लग रहा है। mg किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग, ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये हुआ वर्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है। mg इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? माइनस एच। इधर आता तो प्लस एच, इधर आता तो माइनस एच, तो इसीलिए माइनस mgh आया। क्लियर है बात? यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के ही डायरेक्शन में लेते थे। ये हुआ। क्या देखे हम लोग? सीधे ऊपर फेंके थे h ऊंचाई, तो mg के द्वारा वर्डन था माइनस mgh, और तिरछा भी अगर हाइट h गया तो वर्डन बाय mg बराबर माइनस mgh ही हुआ। अच्छा, ऊपर से नीचे फेंक के देखते हैं, है ना। ऊपर से नीचे बॉडी को फेंकेंगे। यहां पर है इनिशियल और यहां पर आया फाइनल। इसको भी हम मानते हैं थीटा। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा डी। डी डिस्प्लेसमेंट है। mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। mg लग रहा है नीचे। ठीक से समझना ना। यहां थीटा है तो यहां का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हुआ? वर्क डन बाय mg बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे mg डॉट डी, लिखेंगे mg d cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। फिर देखो यहाँ d साइन थीटा नामक कुछ चीज है, तो पहले ही बताया था अगर ये d है तो ये कितना हो जाएगा? d cos थीटा, और ये क्या होगा? d साइन थीटा। इस d साइन थीटा को h मान लेते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? mgh। अच्छा, यानी ऊपर से नीचे सीधे फेंके थे तो वर्क डन बाय mg था प्लस mgh। यहां भी क्या देखे? ऊपर से नीचे इस प्लेन पर आया, कितना डेप्थ आया, यानी हाइट कितना गिरा नीचे? h, तो इसलिए प्लस mgh। तो अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने ये समझा कि सीधे ऊपर फेंके तो वर्क डन बाय mg बराबर माइनस mgh, और तिरछा करके h ऊंचाई फेंके तो वर्क डन बाय mg बराबर माइनस mgh। ऊपर से नीचे फेंके थे सीधे तो वर्क डन बाय mg बराबर प्लस mgh, और तिरछा भी फेंके h डेप्थ तो वर्क डन बाय mg बराबर mgh ही आया। तो इसका मतलब वर्क डन बाय mg सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट को देखा जाएगा। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में लेना है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देख के तुम मुझे बताओगे कि कौन सा सही है। ध्यान से देखो, ये देखो, कुछ सिचुएशन ले रहा हूं, उसको ठीक से समझना, मजा आ जाएगा, समझ जाओगे तो। अब क्या कर रहे हैं? एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। पहले यहां था और यहां से इसको यहां पहुंचा दिए। कैसे? सीधे पहुंचा दिए इसे इस रास्ता से, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। वेरी गुड, इसकी ऊंचाई h है, तो बॉडी को सीधे मैंने ऊपर पहुंचाया। इस सिचुएशन में वर्क डन बाय mg बताना है क्या होगा। अब दूसरा बॉडी क्या किए? यहां से हम बना दिए 60 डिग्री का एंगल, और बॉडी को इसी इंक्लाइंड प्लेन पर इस रास्ता से ले गए। इस रास्ता से बॉडी को यहां से यहां पहुंचा दिए। ठीक है, तो अब बताओ वर्क डन बाय mg इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा? किसमें ज्यादा? क्या इसमें? अच्छा, इसमें ज्यादा वर्क डन बाय mg।
अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब बॉडी को ऐसे ऐसे फेंक देता हूं, इस रास्ता से ऐसे, यहां पर शुरू में था और ऐसे लेते लेते यहां पहुंचा दिए इस रास्ता से। ये था ये, और बी का केस था और ये सी का केस था। पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, रास्ता दूसरा बनाता हूं, इस पास पर ले जाएंगे। देखो पसंद नहीं है तो क्या होगा, सीढ़ी नुमा लेकर सीढ़ी पर एकदम, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पर चढ़ा देंगे, यानी बॉडी को यहां से उठाएंगे और यहां पर पहुंचा देंगे। कैसे कैसे, सीढ़ी के रास्ते से ऐसे ऐसे, इस सीढ़ी पर चढ़ा देंगे इस तरह से। फिर भी पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, ऐसे लेके चलते हैं ऐसे ऐसे, यानी इस रास्ते से बॉडी को यहां से लेके चलेंगे और यहां पहुंचा देंगे। तुमको बताना है कि वर्क डन बाय एमजी, ए बी सी डी ई, वर्क डन बाय एमजी किस केस में सबसे ज्यादा होगा, किस केस में, समझ में आ गया ना। यानी वर्क डन बाय एमजी, एमजी का डायरेक्शन नीचे है, वर्टिकल है, तो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, यानी सब केस में वर्क डन बाय एमजी क्या होगा, माइनस एमजी एच। क्लियर है, मजा आ गया, यस। तो सबके लिए वर्क डन बाय एमजी इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय एमजी सब केस में हो जाएगा माइनस एमजी एच। समझ में आ गया, यस। तो क्या लिखा हुआ है, या ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी देखो, ध्यान से समझना। कहता है यहां से बॉडी को यहां से यहां ले जाना है, इस रास्ता से ले जाएंगे। दूसरा है इस रास्ता से ले जाए, तीसरा है कि इस रास्ता से ले जाए, चौथा है कि घुमा के ले जाए। तो यानी ए से बी या पी, ए से बी किसी भी रास्ते से बॉडी को ले जाएंगे तो वर्क डन बाय एमजी क्या होगा, माइनस एमजी एच। तो कह सकते हैं ना कि एमजी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बात, यानी किसी भी रास्ते से ले जाओ, एच ऊंचाई ले जाओगे तो वर्क डन बाय एमजी माइनस एमजी एच होगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वही ऊपर से नीचे ला देता, यस। तो ऊपर से नीचे लाते तो वर्क डन बाय एमजी क्या होता, प्लस एमजी एच। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फंडा क्लियर है। ऊपर से नीचे वाला सिचुएशन भी देख ही लेते हैं। माना कि एक सरफेस ये है, यहां से अब दूसरा देखो, ये देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पिछला केस में क्या किए थे, बॉडी को क्या किए थे, नीचे से ऊपर फेंके थे। इस बार क्या करेंगे, ये हाइट को एच ही मानते हैं, इस हाइट को एच ही रहने देते हैं और बॉडी को यहां से यहां लाएंगे, सीधे लाएंगे। इस बार कैसे लाएंगे, सीधे लाएंगे। और एमजी भी किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। तो वर्क डन बाय एमजी देखेंगे इस केस में कितना होगा। दूसरा केस, बॉडी को ऐसे लाएंगे 60 डिग्री के एंगल पर इस रास्ता से, और वहां से यहां लाके रख देंगे। ये ए वाला सिचुएशन था और ये बी वाला सिचुएशन है। तीसरा केस क्या करेंगे, ये पसंद नहीं आया तो तीसरा केस क्या करेंगे, ऐसे ऐसे देते तिरछा तिरछा, यानी बॉडी को यहां से इस रास्ते के थ्रू इस रास्ता में वहां से उठा के यहां ले आए, यहां। सी वाला सिचुएशन हुआ, इससे भी मन ने भरा तो क्या करेंगे, बॉडी को एकदम सीढ़ी से लाएंगे, सीढ़ी से। पसंद नहीं है एकदम फिसलना, सीढ़ी से उतरना मजा आता है सर, इसलिए सीढ़ी से उतरते हैं। इस बार क्या करेंगे, सीढ़ी से उतरेंगे। का है, सीढ़ी से मजा आता है सर, यस। तो इस सीढ़ी से अगर वहां से यहां नीचे आएंगे डी नंबर केस में, तो बताओ सबसे ज्यादा वर्डन किस केस में आएगा, किस केस में, किस केस में, सब में क्या होगा, बराबर। वेरी गुड। सब केस में वर्क डन बाय एमजी ऊपर से नीचे आएगा ना तो प्लस एमजी एच ही होगा।
इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लेते हैं एक टावर है, ठीक है, और बोलेगा कि इस टावर से ऊपर की तरफ फेंके, इसी टावर से दूसरा बॉडी को ऐसे फेंके और इसी टावर से तीसरा बॉडी को ऐसे फेंके, तो ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये 3 मान लेते हैं। किस केस में वर्क डन बाय mg सबसे ज्यादा होगा ये बताओ। यानी यहां से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बॉडी को फेंकेंगे तो किस केस में mg के द्वारा वर्क डन सबसे ज्यादा आएगा? क्या इस केस में? अभी बताया ना, वर्क डन बाय mg पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। सब केस में वर्क डन बाय mg क्या होगा? प्लस mgh। अब समझ में आया सर, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। एक सवाल बना लो ना, मजा आएगा। देखो ये क्लियर है सब, मजा आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों के सीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां से एक टावर है, 100 मीटर ऊंचा है, और यहां से एक बॉडी को यूं फेंके, दूसरे को यूं फेंके, तीसरे को यूं फेंके, चौथे को यूं फेंके, और सबका बॉडी का मास है 2 kg। कितना है? बॉडी का मास है 2 kg, m बराबर 2 kg है। क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंट 4 डिफरेंट तरीके से फेंका गया और सबको फेंका कितना से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां से जब ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, ग्राउंड पर, तो वर्क डन बाय mg क्या होगा? वर्क डन ड्यूरिंग द टाइम द स्टोन फॉल्स द ग्राउंड। यानी कहने का मतलब वर्क डन बाय mg बराबर क्या होगा? किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? सब में बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे अगर h हाइट आएगा तो वर्क डन बाय mg प्लस mgh। तो क्या होगा? प्लस वाला होगा। क्लियर है? इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। तो क्या होगा? प्लस mgh। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मास कितना है? 2 kg। mg बराबर लेना है 10 और h बराबर लेना है 100 मीटर। तो कितना हो गया? 2 पर 3 0, 1 2 3, इतना जूल। ये तो मजा आ गया सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। नीचे से ऊपर किसी भी रास्ते से h ऊंचाई जाएगा तो माइनस mgh, ऊपर से नीचे किसी भी रास्ते से आए तो प्लस mgh, h हाइट नीचे आए तो। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे ये वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। इसमें 3 शानदार सिचुएशन लिया हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखो, ये देखो सिचुएशन में क्या है, बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर। ये जो बॉडी देख रहे हो ना, ये बॉडी, इस बॉडी पर कांटेक्ट के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? वो भी क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जिधर बॉडी मोशन करेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, यानी ये बॉडी अगर ये ले लें और इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर ही होगा ना, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? एन डॉट डी, यानी एन डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी प्लस एन डी। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहां प्लस एन डी होगा। ये क्लियर हो गया? यहां पर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो ये रहा है कि लिफ्ट नीचे जा रहा है और इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में धकेलता हुआ लगता है। इस बॉडी पर नॉर्मल किधर लगेगा? इस पर नहीं, इस पर। नॉर्मल इधर लगेगा। इसी बॉडी पर बात कर रहे हैं हम लोग।
नॉर्मल इधर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, क्योंकि मोशन हो रहा है नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे। इसको अलग से फोटो समझा देता हूं। ये रहा बॉडी जिसका कि मास m है, मास m है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे। ये नीचे कैसे हो गया, नीचे इसलिए होगा कि क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है ना, देख रहे हो ना, v वेलोसिटी से दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहां पर 180 डिग्री है। तो अगर पूछेगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो हम बोलेंगे कि एन डॉट डी हुआ, और एन डॉट डी मतलब एन डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री बराबर -1। वेरी गुड। तो एन डी -1 को यहां रख देते हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल के द्वारा यहां वर्क डन निगेटिव हो गया। क्लियर। यहां नॉर्मल के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, यानी नॉर्मल के द्वारा वर्क डन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या क्या सोच के बताओ, जीरो हो सकता है क्या, सिचुएशन बताओ। ये देखता हूं, मान लेते हैं बॉडी इस पर है, ऐसे इस इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी है, ऐसे नीचे से ऊपर जाए कि ऊपर से नीचे जाए कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि बॉडी इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो ऐसे करके आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इधर होगा। जब यहां भी रहेगा तो नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। नॉर्मल किधर होगा, अच्छा नॉर्मल क्या होता है ना, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में होता है ना। जैसे ये कॉन्टैक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल होगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल होगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल होगा। और मोशन इधर हो रहा है, मान लेते इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, यानी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो हम लोग को पता है 90 डिग्री पर अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है, एन डी कॉस 90 हो जाएगा। एन डी कॉस 90 का मतलब हुआ कॉस 90 तो जीरो होता है, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहां के केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हुआ, नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आया बात, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया। वर्क डन बाय टेंशन देख लेते हैं, तब फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन, ये ठीक से समझेंगे इसको हम लोग अच्छा से। वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, क्या ये भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, सोचो। यस, हो सकता है। देखते हैं कब पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब जीरो होगा, ठीक है। ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, और दोनों बॉडी एक रस्सी से कनेक्टेड है, और राइट साइड ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों बॉडी पर बारी बारी से देखेंगे। पहले इस बॉडी का देख लेते हैं। इस बॉडी के बारे में सोचो, इस बॉडी के बारे में। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर डी होगा तो इस बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट डी होगा, क्योंकि रस्सी से कनेक्टेड है। इस बॉडी को अलग से देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय ये टेंशन, टेंशन के कारण M1 पर कितना लगेगा। लिखा हुआ है वर्क डन बाय T ऑन M1 बराबर क्या होगा, ठीक से बोलो। T भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो क्या हो जाएगा T डॉट D, तो क्या हो जाएगा T D cos 0 डिग्री, यानी हो गया T इंटू डी, क्या हो गया पॉजिटिव वर्क डन इस पर। अब इसकी बात करें, वर्क डन बाय T ऑन M2, M2 पर T के द्वारा वर्क डन। देखो T इधर लग रहा है, इसमें T इधर था, T इधर था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन क्या था, पॉजिटिव। यहां देखो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इसका इधर है, इधर खींच रहे हैं ना, इससे खींच रहे हैं, तो इधर खींच रहे हैं तो बॉडी में इधर एक्सेलरेशन होगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और टेंशन लग रहा है इधर, तो वर्क डन बाय टेंशन यहां पर कितना होगा, होएगा टी डॉट डी, और ये हो जाएगा टी डी कॉस 180 डिग्री,
और cos 180 बराबर -1 होता है। तो यहां हो जाएगा ना -TD। अब लिखा है नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन इंटायर सिस्टम, क्या हो जाएगा इस केस में और इस केस में, दोनों को जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा TD। यहां पर वर्क डन था +TD और यहां पर वर्क डन था -TD, और यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे सिस्टम की बात की है ना, वर्क डन बाय टेंशन ऑन इंटायर सिस्टम, यानी ये अलग सिस्टम इंटायर पूरे सिस्टम पर नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0। एक बात यहां ध्यान रखना, रस्सी यहां पर क्या है इनएक्सटेंसिबल, अगर रस्सी इलोंगेट हो जाता कुछ तो इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होता क्या, नहीं। फिर से समझो, अगर रस्सी इलोंगेट हो जाता, क्या हो जाता इलोंगेट हो जाता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता, बिल्कुल नहीं। तो वैसे सिचुएशन में क्या वर्क डन इंटायर सिस्टम पर 0 होता क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब अगर पूछे कि इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स का सम कितना होगा, ये तो क्लियर है कि इंटरनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इंटरनल फोर्स का सम होगा 0। और अगर पूछेगा कि इंटरनल फोर्स के द्वारा पूरे सिस्टम पर वर्क डन 0 होगा हमेशा, यानी इंटायर सिस्टम पर इंटरनल फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन ऑलवेज 0 होगा। यहां तो वर्क डन इंटायर सिस्टम पर 0 हो गया, आगे क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि अगर रस्सी क्या होगा एक्सटेंसेबल होगा, तो वैसे सिचुएशन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता तो वर्क डन 0 नहीं होता। यहां पर अलग बात है कि रस्सी इनएक्सटेंसेबल है, यानी इलोंगेट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स यानी टेंशन के द्वारा इंटायर सिस्टम पर 0 है। अच्छा, यहां लिखा हुआ है कि टेंशन के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, सिचुएशन बता सकते हो। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका सिचुएशन पूछ रहा हूं 0 कब होगा वर्क डन बाय टेंशन, ऐसा संभव है क्या, संभव है, पता नहीं है। जब सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी को रस्सी से बांध के घुमा देंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होगा, नहीं, मोशन इधर होगा और टेंशन लगेगा इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, मोशन इधर होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर ही होना, हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर में होगा, नहीं देखते हो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा टेंशन के परपेंडिकुलर में। तो इसका मतलब हुआ टी डॉट डी करेंगे तो टी डी कॉस 90, तो वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग 0 होगा अगर बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाया जाएगा तो। समझ में आ गया, यानी वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है। फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है। जब फंडा क्लियर रहेगा तो सवाल भी जरूर बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हम लोग का जो सीट है ना उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पहले उसको देखोगे ध्यान से, आधा बात तो तुमको वहीं समझ में आ जाएगा। इतना बेहतरीन सीट बनाया गया, एक भी सवाल उस सीट से बाहर नहीं आएगा, ये बात जान लो। पहले उसको ठीक से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही कुछ करना है। उसको ठीक से समझ जाओगे तो सारा का सारा सवाल कहीं से बनाओगे बनना शुरू हो जाएगा, तुमको सोचने लायक बन जाओगे। तो अब हम लोग इस सवाल को ठीक से देखते हैं। देखो, ये मास ज्यादा है और ये मास कम है, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, इसका मोशन नीचे होगा, इसका मोशन ऊपर होगा। हम लोग सिर्फ प्लस माइनस देख रहे हैं, कितना होगा वो बाद में देखेंगे। तो इसका मोशन होगा नीचे, इसका मोशन होगा ऊपर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा नीचे, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ऊपर होगा। अब देखो, इस पर टेंशन किधर लगेगा ऊपर, इस पर टेंशन किधर लगेगा ऊपर,
तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टी ऑन 2m बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंशन लग रहा है ऊपर, टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो क्या हो जाएगा, टी डी कॉस 180 डिग्री माइनस टी डी, यानी वर्क डन बाय टेंशन यहां निगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी समझना है ना, ये टेंशन इसके मोशन को अपोज कर रहा है तो इसके कारण वर्क डन निगेटिव होगा, और ये टेंशन इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है इसके कारण वर्क डन पॉजिटिव। इतना सिंपल तो मैं बता दिया तुमको। सपोर्ट और अपोज को तो देखना है, जब सपोर्ट कर दिया तो पॉजिटिव वर्क डन और अपोज कर दिया तो निगेटिव वर्क डन। ये पॉजिटिव निगेटिव तो हम लोग फंडा क्लियर कर दिया सपोर्टिंग और अपोजिंग से ही, तो क्लियर है ना। इसमें क्या होगा देखो, वर्क डन बाय टी ऑन एम, तो क्या होगा टी डॉट डी, इसमें तो क्या होगा टी डॉट डी करेंगे तो क्या होगा टी डॉट टी डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 बराबर हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा प्लस टी डी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, टेंशन का वैल्यू कितना होगा, अगर पूछे तुमसे टेंशन का कितना वैल्यू होगा, पता है कि नहीं, 2 इंटू m1 इंटू m2 और बटे m1 प्लस m2, पता है, याद है, 2 इंटू m1, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, न्यूटन्स लॉ में पढ़ाए हैं, 2 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, याद कर लेना इसको, ठीक है। इतना ही रहने दो ना, एक ही जगह सब कुछ काहे सीखोगे। तो नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन इंटायर सिस्टम कितना हो जाएगा, यहां माइनस टी डी प्लस टी डी कितना हो जाएगा, माइनस टी डी प्लस टी डी, तो कितना हो जाएगा 0। यहां पर भी रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स यानी टेंशन 0 हो गया। तो क्या ये बात क्लियर हो गया कि वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन यानी टेंशन एक्टिंग विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो टेंशन लग रहा है ये ऑलवेज 0 होगा, लेकिन कब, इफ द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर है। लेकिन अगर ये लेंथ कांस्टेंट नहीं रहा तो देखते हैं, ध्यान से देखना है इसको। मान लेते हैं एक बॉडी m1 है, दूसरा बॉडी m2 है, और दोनों जो है ना स्प्रिंग से कनेक्टेड है इस प्रकार से, और इस पर फोर्स लगाए हैं F, ठीक। इसको एक बॉडी बना देते हैं, दो बॉडी तो है ही, और एक बॉडी ये ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ d1 और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ d2, यानी इसमें इलोंगेशन हुआ, यानी स्प्रिंग जो है ना इलोंगेट कर गया, यानी ये दोनों बॉडी ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा के खींच रहे आगे। अब बोलो इस बॉडी पर इस फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स यानी टेंशन इधर लगेगा, और इस बॉडी पर किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये सही है। अब देखो वर्क डन बाय टी ऑन m1, वर्क डन बाय टी ऑन m1 बराबर क्या होगा, टी इंटू d1 होगा। दूसरा है वर्क डन बाय टी ऑन m2, क्या हो जाएगा, ये टेंशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, माइनस टी डी टी हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन टोटल यानी नेट बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टी क्या करते हैं ना, माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा d2 माइनस d1, इसको ऐसे लिखता हूं मैं माइनस टी डी रिलेटिव। अब एक सवाल उठता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों संभव है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सीट में भी दिए है पॉजिटिव
निगेटिव दोनों संभव है। बोलेंगे इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब इलोंगेशन नहीं होगा। यहां एक कॉन्सेप्ट और देखो, दो बॉडी है, एक है M1 और एक है M2। दोनों क्या है? कंप्रेस्ड स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग क्या? कंप्रेस्ड है। क्या है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब दबा हुआ है। जब यह कंप्रेस्ड है तो इस पर टेंशन इधर लगेगा और इस पर टेंशन इधर लगेगा। तो इसके कारण इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा। सीट में मैंने S1 दिया है और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या इधर होगा? इधर होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन जो नेट होगा वो क्या होगा? ये क्लियर है, यहां पॉजिटिव होगा। इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो नहीं होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। पीछे जो पढ़ा है उसको एक बार ठीक से देख लेना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक बॉडी है और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, जो सरफेस खुद g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कहता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t क्या होगा? टी टाइम में ब्लॉक पर नॉर्मल के द्वारा वर्क डन कितना होगा? नॉर्मल इधर ऐसे लगेगा ना, और हमको क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट देखना है। दो चीज तो देखना है, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू देखना है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देखना है। दोनों अगर आ जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करोगे। एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो सवाल खुद ब खुद बनेगा। कैसे हम इसको बनाएंगे? तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये बॉडी था, नीचे इसका mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, ठीक, और एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है a बराबर g/2 ऊपर की तरफ। तो क्या इस a का मान निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? n माइनस न्यूटन सेकेंड लॉ लगा है ना, n माइनस mg नेट फोर्स n माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये बॉडी पर नीचे mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस mg। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg प्लस ma। a का मान रख देते हैं, mg प्लस ma, a इज इक्वल टू g/2। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? ये 3mg/2। ये तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। डिस्प्लेसमेंट का भी तो वैल्यू निकालना है, टी टाइम में कितना डिस्प्लेस करेगा। ठीक से कॉन्सेप्ट समझना, हड़बड़ाना मत। टी टाइम में अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। ये मत समझना कि अभी सोच नहीं पा रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे सोचने लगेंगे, इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद बनने लगेगा सवाल। जितना ज़्यादा सवाल को सीखेंगे उतना आसानी से बनेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। सवाल तो खुद ब खुद बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। S बराबर ut प्लस हाफ AT², तो S के बदले यहाँ पर हमने D का इस्तेमाल किया ना, D, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख देता हूँ मैं। U बराबर 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, a/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो t टाइम में कितना दूर जाएगा? वही होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। u इंटू टी प्लस हाफ, एक जगह यहाँ दे दिया है, इन्हें से माइनस g ले लोगे। ये इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है, इतना इफेक्टिव है, इतना, तो हाफ AT² यहाँ कर देंगे। यही ना हो गया डिस्प्लेसमेंट।
अब देखो नॉर्मल ऊपर रख रहा है और डी हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? ये भी क्लियर है कि वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जिधर नॉर्मल है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल बराबर क्या होगा? तो एन डॉट डी हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, और एन की जगह 3mg/2 है, आराम से बनाओगे 3mg/2 है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह GT²/4 है। तो क्या हो गया? 3mg² डिवाइडेड बाय 8 आ गया। फंडा क्लियर करो, अभी घबराना नहीं है, फंडा क्लियर करना है। फंडा क्लियर होगा तो आगे जाके सवाल खुद से बना पाएंगे हम लोग। फंडा क्लियर करना, फंडा क्लियर हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो हम लोग पहले बना लिए थे, फिर से देख लो। नेक्स्ट करते हैं। ये एक सुंदर सवाल है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक कोड, एक धागा यूज टू लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास m। यहाँ तो सब में स्मॉल दे दिया हो, यहाँ पर कैपिटल दिया हो ना, कोई बात नहीं, सबको कैपिटल समझना है। ये इसका मास है m, इसको एक धागा से नीचे करने के लिए हम लोग यूज किए धागा को। d डिस्टेंस नीचे गिराना है, कितना डिस्टेंस गिराना है? d। टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है। विथ ए कांस्टेंट डाउनवार्ड एक्सेलरेशन g/4, यानी नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लाना है g/4 से, d दूरी लाना है। वर्क डन बाय द कोड ऑन द ब्लॉक क्या हुआ, इसमें d दूरी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, खाली टेंशन का मान निकालेंगे तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन को हम नहीं बनाए, अब बिना बनाए बोले बनाओ, पेन नहीं चलाना है, तो क्या सोचोगे? इसमें क्या दिख रहा है तुमको ऑप्शन देख के? टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। तो वर्क डन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि निगेटिव? क्या होना चाहिए? क्या? अब देखो टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। तो वर्क डन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? अच्छा क्लियर हो गया ना, यानी आंसर इसमें तो इसी को होना है। यानी कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ये नहीं जानते कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये जानते कि यही होना चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि यही ही होना चाहिए। ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, ये कभी हो सकता है क्या? असंभव। क्यों? क्योंकि टेंशन मोशन का अपोजिट में लग रहा है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्क डन, हाँ वर्क डन निगेटिव होगा, यानी ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यानी यही हो सकता है। या तो बना के भी चेक कर सकते हो, और नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट टिक लगा देंगे। अब हम संतुष्टि के लिए देख लेते हैं कि क्या वही यही वाकई में आंसर है, संतुष्टि के लिए तो देख लेते हैं। देखो यहां पर ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा? mg, और टेंशन किधर है? यानी नीचे की तरफ, यहां पर ब्लॉक में नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन t, और एक्सलरेशन आ रहा है a = g/4 है। तो क्या लिखेंगे? mg माइनस t बराबर m इंटू ए, और एक जगह g/4 रख देंगे, तो t = mg, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस ma, एक जगह रख देते हैं वैल्यू, एक जगह g/4, तो कितना आ जाएगा? 3mg/4। ये हो गया मेरा टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट है d, तो वर्क डन हो जाएगा -3mg/4 इंटू डी हो गया। यानी वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? -td होगा, नहीं तो -t का मान रख दो, -3mg/4, माइनस इंटू टी, और डी की जगह डी, तो ये ऑप्शन आ गया। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट का लाभ मिल जाता है, बिना बनाए भी सवाल में टिक लग जाता है।
ये सब तुमको बोनस मिलेगा अगर ज्यादा से ज्यादा सवाल का प्रैक्टिस करोगे तो। यही सब चीज सीखने का मौका मिलेगा, यही सब चीज यूनिक है। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, लेकिन मैं तुमको एकदम शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन? स्टैटिक वाला और काइनेटिक वाला। तो इसीलिए दोनों के कारण वर्क डन निकालना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक एक करके बारी बारी से ठीक से समझते हैं। पहले क्या समझेंगे? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ध्यान से, तो ठीक से इसको समझते हैं। मैंने दो ब्लॉक बनाया, एक ब्लॉक है जिसका की मास है m1 और दूसरा ब्लॉक है जिसका की मास है m2। तो रफ सरफेस होगा, निश्चित रूप से ये भी रफ सरफेस है और ये भी रफ सरफेस है। इसे रफ सरफेस को दिखाने के लिए मैं बना दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तब लगता है। इसको हम सिस्टम बना दी, पर वाला बॉडी पर फोर्स लगा दिया। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं ना कि दोनों एक साथ मूव करेगा, मूव टुगेदर, तब ना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी होगा क्या? मूविंग टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, मूविंग टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। इसीलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये ठीक है। अब सवाल उठता है फ्रिक्शन का वैल्यू ऊपर वाला पर किधर लगेगा और नीचे वाला पर किधर लगेगा? अब देखो, जब दोनों बॉडी आगे जाएगा तो इसका मतलब इसको फ्रिक्शन ही आगे ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। एफ स्टैटिक मान लेते हैं और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। इसको एफ एस मान लेते हैं। ये मेरा यहाँ स्मूथ है, इस पर टेंशन नहीं लेना, ये स्मूथ सरफेस है। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m1, यानी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन m1 ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? m1 बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट इधर है, लग रहा है इधर, तो क्या होगा? एफ एस इंटू डी हो जाएगा। अब देखो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन m2 की बात करता हूं, यानी इस पर नीचे वाला पर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एस इंटू डी हो जाएगा, cos 0 डिग्री। अब यहां देखेंगे कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन नेट कितना होगा? नेट यानी टोटल कितना होगा? यानी सिस्टम पर क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं था। यहां m1 एंड m2 का डिस्प्लेसमेंट d सेम है, यानी यहां रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, यहां फ्रिक्शन है, यहां 0 आ गया। पिछला जो हम लोग देखे थे स्प्रिंग वाला केस में, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था, इसीलिए उसमें नेट वर्क डन इंटरनल फोर्स के कारण 0 नहीं हो रहा था। और यहां पर नेट वर्क डन इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन यहां इंटरनल फोर्स होगा, 0 आया क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। यहां पर देखो नीचे कुछ लिखा है, ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव निगेटिव 0। इंडिविजुअल पर, इस पर देखो निगेटिव वर्क डन है फ्रिक्शन के कारण, इस पर देखो पॉजिटिव वर्क डन है फ्रिक्शन के कारण, 0 भी हो सकता है, आगे दिखाऊंगा केस। लेकिन एज ए होल ऑलवेज 0 होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस में। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे ध्यान से। अब देखो यहां एक सरफेस बनाया, सरफेस, और इस सरफेस पर दो बॉडी लिया, एक बॉडी ये और दूसरा बॉडी ये। अब मान लेते हैं कि इस पर लगा दिए फोर्स एफ। ऐसे ऐसे दिखाने का मतलब फ्रिक्शन है दोनों के, दोनों में रफ सरफेस है, इसलिए ऐसे करके दिखाए हैं।
अब देखो इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, इसको तो हम स्मूथ मान लेते हैं। दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो ई बॉडी पर इधर ले जाए, ई बॉडी इधर जाएगा और ये बॉडी भी इधर जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, एफ काइनेटिक। इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, एफ काइनेटिक। का है क्योंकि ये बॉडी आगे जाएगा कैसे, कोई तो ले जाने वाला होगा, वही तो है फ्रिक्शन, पहले हम लोग सीख चुके हैं। और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो ना, दोनों अगर एक दूसरे से अटैच रहता तो दोनों का बराबर डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और नीचे वाले का अलग होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम d1 मान लेते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट d2 मान लेते हैं। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन m1 कर देता हूं, इसको मान लेता हूं m1 और इसको मान लेता हूं m2, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा F काइनेटिक इंटू d1। और उसी प्रकार से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन m2, यानी इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो फोर्स इस पर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है ना, F के इंटू d2। अब देखेंगे कि नेट वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एफ काइनेटिक नेट कितना होगा, नेट ये देखेंगे कितना होगा, माइनस एफ के कॉमन ले लेता हूं ना, d1 माइनस d2, d1 माइनस d2, नहीं ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो हमेशा यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके ऊर तो ये हमेशा ज्यादा जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, यानी नेट वर्क डन बराबर 0 नहीं आया, निगेटिव आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग था। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि इंटरनल फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन 0 तब होगा जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। अब हमको फाइनली ये समझ में आया कि इंटरनल फोर्स के द्वारा, यहां फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बराबर 0 होगा जब बॉडी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, और इंटरनल फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बराबर 0 नहीं होगा अगर रिलेटिव मोशन होगा बॉडी के बीच में। फंडा क्लियर है? तो फाइनली एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक बात याद रखना, नीचे जो लिखा हुआ है, इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन वाले के केस में, यानी सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण नेट वर्क डन निगेटिव ही आएगा ऑलवेज, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब तो इस सारे सवालों का जवाब आसानी से दे दोगे, ध्यान से देखोगे। ये क्वेश्चन है, कह रहे ओनली एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड एक्सेलेरेशन टू द सिस्टम, एकदम सही है, क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर dp बटा dt बराबर m इंटू ए होता है, यानी ओनली एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द सिस्टम। ये क्लियर हुआ पहला बात। दूसरा बात ये देखो, रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0, बिल्कुल सही है, इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या होगा, सही है कि गलत। कह रहा है कि टोटल वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स फॉर होल ऑफ द सिस्टम मे और मे नॉट बी 0 डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मोशन अगर बॉडी के बीच में होगा तब ये 0 नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब 0 हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखना और बनाएंगे इसको हम लोग।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब हुआ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, स्टैटिक वाला कि काइनेटिक वाला, इस पर लग रहा होगा काइनेटिक। ब्लॉक मास m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इस पर कैसा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। यानी ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इधर, टी टाइम में कितना दूरी जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। s बराबर यू टी, फार्मूला होता है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर a 0 है तो s के जगह d लिख देता हूँ, और u की जगह v इंटू टी, ये वाला 0 हो गया, तो डिस्टेंस बराबर v इंटू टी हो जाएगा, यानी vt दूरी जाएगा और फोर्स लगा इधर। अब ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, इधर कितना होगा एफ एस कॉस थीटा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो एफ वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एफ एस बराबर, वीडियो को पॉज करके देख लो, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ एस कॉस थीटा, फोर्स हुआ इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर डी, डी बराबर वी टी। समझ में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो क्लियर है नहीं, वो क्लियर है किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। ये सब नहीं पता, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बराबर एफ एस, ये पहले से पता है, इतना हम लोग को जानना जरूरी है, पहले से एक्सपर्ट रहना है। एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा के बराबर एफ एस हो जाएगा। तो एफ एस की जगह क्या हो जाएगा, एफ एस की जगह एम जी साइन थीटा आ गया, एफ एस की जगह एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू वी टी हो गया। अब दिमाग लगाएंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, इसे क्या होगा, ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो एम जी इंटू साइन 2 थीटा इंटू वी टी, क्या देखना है, साइन 2 थीटा वाला आंसर को लगा देंगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह के सवाल को ऐसे बनाएंगे। अब बन गया लास्ट डे का चैलेंजिंग सवाल सॉल्व करना, वो आज फिर से चैलेंज रह गया तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत बच्चा बना के भेजा नहीं, तो आज इसको मैं बता दिया हूं, इस आधार पर फिर से इस चैलेंजिंग सवाल को बना के लाओगे। ये रहा तुम्हारे लिए, ये चैलेंजिंग सवाल बरकरार है, और आज उम्मीद है कि ये बना दोगे, क्योंकि आज फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ आइडिया दिया हूं। तो योद्धा तैयार हो ना, यस। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से, बाय बाय।